हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 30 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 31 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 31 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है, यानी कि 30 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और कम समय के अंदर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 31 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सीधा सा मैं अगर बोलूं आपको कि ये मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं, वो कहां पर है, तो दोस्तों अरावली की अगर बात करूं तो दोस्तों मध्य अरावली में ही आता है। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां तो यहां पर है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। और जो ये मेरवाड़ा की पहाड़ी कहां पर है, तो ये अजमेर में है। ठीक है, तो अजमेर में अरावली का मध्य भाग आता है, यहां पर बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। ठीक है, ये मेरवाड़ा पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी भौतिक उप इकाइयों में से ये उपविभाजन है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? बताइए दोस्तों, ये तो सभी को पता है। दोस्तों देखिए, वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर है वो सबसे अधिक जैसलमेर जिले में है और सबसे कम बांसवाड़ा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना, सबसे अधिक है जैसलमेर में है और सबसे कम बांसवाड़ा में है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है, बहुत ही शानदार और अच्छे प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों के लिंगानुपात में कमी आई है? दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 2001 की जनगणना के अंदर जो लिंगानुपात था वो ज़्यादा था और 2011 की जनगणना में वहाँ पर लिंगानुपात है वो कम था 2001 की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दो ऐसे ज़िले हैं, एक तो राजसमंद और एक चूरू। ठीक है, राजसमंद और चूरू, इन जिलों के लिंगानुपात में कमी आई है 2001 से 2011 के मध्य। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो दोस्तों देखिए, अपन इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, इसका उद्गम है वो दोस्तों अजमेर से होता है, नागपहाड़ी से। ठीक है, अब अपन अजमेर से दोस्तों बाड़मेर की तरफ चलेंगे तो क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएगा दोस्तों गुहिया नदी, सबसे पहले इसमें गुहिया नदी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसमें बांडी नदी आएगा और उसके बाद में दोस्तों इसमें सूकड़ी नदी आएगा और फिर उसके बाद में जवाई नदी। ठीक है, गुइया, बांडी, सुकड़ी एवं जमाई, ये इसका दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्या है, सही क्रम है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, कूट भाषा में उत्तर देना था, 4 2 1 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बागड़ी, मालवी, राठी और कांकरेज। ये तीनों दोस्तों गोवंश की नस्ल है, लेकिन बागड़ी नहीं है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बागड़ी। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना था। दोस्तों देखिए, यहां पर
सदाबहार वन है, ये माउंट आबू में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। शुष्क मरुद्भिद वन है, ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन है, ये कोटा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सालर वन बाड़मेर, दोस्तों सालर के वन हैं ये बाड़मेर में नहीं पाए जाते, ये लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दोस्तों जैसे कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, सिरोही, अलवर, जयपुर, यहाँ पर दोस्तों ये साल के वृक्ष है वो पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा इसमें गलत कथन है। दोस्तों देखिए, इसमें कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है, बिल्कुल सही बात है साहब, होता है। आगे देखिए, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। आगे देखिए, परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। गेहूं है ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। तो यहां पर दोस्तों गलत कथन कौन सा है, सी नंबर का अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। और चौथा देखिए, राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए, नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है, वह नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है वो कौन सी नहीं है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं वालर, मांदल और लूर, ठीक है। दोस्तों ये 3 नृत्य हैं, ये ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं, लेकिन यहाँ पे जो गौरी दे रखा है ये दोस्तों भील जनजाति का नृत्य है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, भीलों का ये नृत्य है और बाकी तीनों हैं वो ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में पर्यटन केंद्र है और सूची सेकंड में जिला है। अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा पर्यटन केंद्र है वो कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फूल सागर, फूल सागर कहाँ पर है, तो दोस्तों फूल सागर बूंदी में है। कहाँ पर है, बूंदी में। गागरोन का किला कहाँ पर है, तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। जगदीश मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उदयपुर में है। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है, तो ये बाड़मेर में है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था दोस्तों 3 4 2 1, 3 4 2 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कूट भाषा के ऑप्शन मैंने दे नहीं रखे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 3 4 2 1 इसका सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 10 से 24 फरवरी 2024 को नागौर जिले की मानासर में रामदेव पशु मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के प्रणेता हैं, तो दोस्तों इस मेले के जो प्रणेता हैं वो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों उम्मेद सिंह। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहा है दोस्तों किसने, तो ये दशरथ शर्मा ने कहा है दोस्तों कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है, कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल भारत है, ये तीनों रचना है ये दोस्तों राजशेखर की है। लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों कुवलयमाला दिख रहा है, ये ग्रंथ है और ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, ये दोस्तों उद्योधन सूरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, उद्योधन सूरी के द्वारा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने किसको अजमेर का शासक नियुक्त किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने किसको अजमेर का शासक नियुक्त किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक नियुक्त किया था, ठीक है।
और फिर बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है और ये जो गोविंदराज है ये रणथंभौर चला जाता है और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल कर्मानुसार अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रणथंभौर, ठीक है, यानी कि जीत का, ये प्रश्न मैं आपको काफी बार करवा भी चुका हूं। रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण किया, जीत लिया। 1303 में जालोर पर आक्रमण किया, जीत लिया। सॉरी, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जीत लिया। 1311 में आक्रमण किया था दोस्तों जालोर पर और इसको जीत लिया। और फिर दोस्तों यानी कि 1308 में आक्रमण किया सिवाना में। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्रम देख सकते हैं, 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 2 इसका सही उत्तर, 1 3 4 2 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने मुगलों के जीवन पर्यंत सेवा की। निम्न में से किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बताइए कौन सा, तो वो है महाराजा राय सिंह। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा राय सिंह, ये बीकानेर के शासक थे। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें काबुल, बिहार और बंगाल। काबुल, बिहार और बंगाल, इन दोस्तों प्रांतों का जो सूबेदार है वो नियुक्त किया गया था मानसिंह को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, देखिए मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, बिल्कुल सही है। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मग्गाराम वैद्य थे, बिल्कुल सही है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में व डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की, बिल्कुल सही है। पंडित नैनूराम शर्मा ने अबिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। पांचवा देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणक्य लाल वर्मा ने की, बिल्कुल सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल सही है। सारे कथन इसमें सत्य हैं। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न है, जीवन कुटीर नामक यानी कि जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की। जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है हीरालाल शास्त्री ने। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री ने। 25 नंबर का प्रश्न इसमें, सॉरी 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। कौन सी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें उदयपुर। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ये राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, 9 रियासतें थी, ठीक है, उनको शामिल किया गया था इसमें, और कुशलगढ़ ठिकाना ये भी शामिल था इसमें। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस वर्ष विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। किस वर्ष विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है असत्य है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए इसमें, देखिए आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये कथन है, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, आगे देखिए, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। यहां पे अपन बात कर रहे हैं आहड़ सभ्यता की। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है
कि आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। तो दोस्तों देखिए मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है वो अब उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर इसमें ईंटों की इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। और सी नंबर का देखिए मिट्टी तथा यानी कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही है। आहड़ वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े व चिप्स का सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है। 23 नंबर का प्रश्न है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुर्कियां। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुर्कियां इसका सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंडोनी नृत्य, ये कालबेलिया जाति से संबंधित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत है ये दोस्तों केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ मुख्य तीर्थ स्थल है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तल्लीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है दोस्तों पांचोटा गांव जालोर। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक मल्लीनाथ जी है, ठीक है, उनका है बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर। तेजा जी का है दोस्तों इसमें मुख्य तीर्थ स्थल परबतसर नागौर, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का है आसिंद भीलवाड़ा और पाबू जी का है दोस्तों कोलू गांव फड़ोदी। ठीक है, तो यहां पर अपना ए बी डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी सी। देखिए कूट भाषा में ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ पे ए बी डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चिश्ती सिलसिले से। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, चिश्ती सिलसिले से। 29 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कोटा का इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नूर मोहम्मद ये कोटा शैली का ये प्रमुख चित्रकार था। आगे देखिए यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। तो दोस्तों गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें ढूंढानी जयपुर दौसा किशनगढ़ टोंक क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। बागड़ी अजमेर नागौर चित्तौड़गढ़ ये इसमें दोस्तों गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, जो बागड़ी है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में ये बोली जाती है और इसीलिए इस क्षेत्र को दोस्तों बागड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत युग्म है। मेवाती बिल्कुल सही दे रखा है। आगे देखिए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ये कौन सी शैली का है? ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली का है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता थे। पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया थे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर प्रश्न है, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भाद्रपद माह में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाद्रपद माह में। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य।
35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है ये नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है तो ये किसके प्रति, तो ये राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा मोहन मुखर्जी थे। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर मोहन मुखर्जी। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया या आरंभ किया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मार्च 2000 से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मार्च 2000 से। आगे देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्राम सेवक, और अब इस ग्राम सेवक का नाम है वो ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? बताइए जानोटन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जानोटन है ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, उसको बोलते हैं जानोटन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य है यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? दोस्तों झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद ऐसा कौन सा राज्य है जो यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राजस्थान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हाल ही में ताज होटल्स समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताइए, हाल ही में ताज होटल्स समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में मार्च 2024 में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एमओयू किया है? बताइए, किस ई कंपनी यानी कि किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एमओयू किया है राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीशो के साथ में। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मीशो। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का डेमोस्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का डेमोस्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया जा रहा है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? बताइए। तो दोस्तों उसका नाम है संस्कार सारस्वत। तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर तिरंगा लहराया है? बताइए, राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना जो इटली में है पर तिरंगा लहराया है? तो किसने लहराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कौशल्या चौधरी, नीरू यादव, निर्मा मीणा, धोली मीणा और रूमा देवी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्मा मीणा, धोली मीणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? तो दोस्तों सरकार ने यानी कि राजस्थान सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? तो राज सिम्स ऐप बनाया है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा विभाग की किस
अभिनव पहल द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यकता सूचनाएं संकलित की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एक नज़र में। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जयपुर से। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर से। आगे देखिए, 51 नंबर प्रश्न है, जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिण में है वह है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर एवं शीर्ष दक्षिण में है वह कौन सा महाद्वीप है? दोस्तों वो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों देखिए, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रभावशाली बहाव, बिल्कुल सही है। भूविक्षेपी पवनों के 20 पारकार बैंड, बिल्कुल सही है। अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें देखिए 300 से 400 मीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यहाँ पे 300 से 400 किलोमीटर दे रखा, जो कि गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम समुद्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 54 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है नैरोबी केन्या में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नैरोबी केन्या में। आगे देखिए, ताप बिजली घरों से कौन सी जहरीली गैस निष्कृत होती है? ताप बिजली घरों से कौन सी जहरीली गैस निष्कृत होती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखिए, चिम्बारेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? चिम्बारेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? एंडीज। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए एक तरफ स्थानीय पवन का नाम क्षेत्र जहां प्रभावित होती है। दोस्तों देखिए, एक तरफ तो यहाँ पे मैं बोलूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्थानीय पवन का नाम दे रखा है, और दूसरी तरफ है दोस्तों क्षेत्र जहां ये प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रवाहित यहाँ पे सारा मरुस्थल में, देखिए सारा मरुस्थल में कौन सी स्थानीय पवन प्रवाहित होती है? तो दोस्तों उसका नाम है, बताइए कौन सी? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सहारा मरुस्थल की, तो वो है दोस्तों सिराको। कौन सी है? सिराको। ठीक है, सिराको। ठीक है, अब और देखिए इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनुक, चिनुक बोलते हैं दोस्तों वहाँ की स्थानीय पवन को। ठीक है, जो प्रवाहित होती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ब्रिक फिल्टर बोलते हैं उसको, ब्रिक फिल्टर बोलते हैं। और मिस्र में दोस्तों खमसीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा BACD, BACD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना BACD। आगे देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है? कौन सा राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बहुजन समाज
पार्टी, ठीक है, क्योंकि असम की क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद को चुनाव आयोग द्वारा पहले ही हाथी का सिंबल है वो दिया जा चुका है इसलिए। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक क्रेटर झील का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी एक क्रेटर झील का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा वो है लोनार झील। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। आगे देखिए सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी है तो वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है गोदावरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम दोस्तों 4 राज्यों में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम 4 राज्यों में। आगे देखिए यहाँ पे 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति के नीतिगत उद्देश्य हैं। 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति के नीतिगत उद्देश्य हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए विकास संबंधी प्राथमिकता, विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभकारी भागीदारी, प्रमुख शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं संतुलित संबंध। तो ये दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए वन प्रजनन वानिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस नगर में स्थित है? वन प्रजनन वानिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस नगर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोयम्बटूर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर कोयम्बटूर में। आगे देखिए चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तिब्बत भूटान एवं नेपाल, तिब्बत भूटान एवं नेपाल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, मानसून है दोस्तों, मानसून क्या है? दोस्तों मानसून है ये मौसमी हवाएं हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मानसून है मौसमी हवाएं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत के न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को अपने को क्या करना है? पहचानना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है, बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में आते हैं, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों 3 सही हैं तो चौथा अपना इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों महान्यायवादी के पद का विचार है ये ब्रिटेन से लिया गया है, सी नंबर का ऑप्शन सही, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखिए भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 17। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 17। आगे देखिए दोस्तों इसमें 2030 तक, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय सतत खेती मिशन में कौन सी योजनाओं को समावेशित किया गया? राष्ट्रीय सतत खेती मिशन में कौन सी योजनाओं को समावेशित किया गया? तो दोस्तों देखिए राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों ये सभी योजनाओं को समावेशित किया गया है राष्ट्रीय सतत खेती मिशन के अंतर्गत। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 4 चारों सत्य है। आगे देखिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कच्चे और निर्मित इस्पात का संचयी उत्पादन वर्ष 2021-22 में कितना रहा? अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कच्चे और निर्मित इस्पात का संचयी उत्पादन वर्ष 2021-22 में कितना रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये रहा दोस्तों 66.91 व 62.37 MT। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर
वर्तमान में वे कौन से उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित हैं? वो हैं दोस्तों परमाणु ऊर्जा व रेलवे प्रचालन। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा किस प्रकार की है? तो दोस्तों किस प्रकार की है? तो ये अध्यारोपित सीमा है दोस्तों। कौन सी है? अध्यारोपित सीमा, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पूर्वी मानसून के। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के, ठीक है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव जिस पहलू में देखने को मिलता है वह है। प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव जिस पहलू में देखने को मिलता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जल प्रवाह की दिशा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जल प्रवाह की दिशा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? निम्न में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, दोस्तों देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों सदस्य दोस्तों इसमें भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम में, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, ठीक है। उसमें ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है? मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, राज्यसभा द्वारा। दोस्तों यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। संविधान सभा का जो प्रथम सत्र है ये 9 दिसंबर 1946 को यह सत्र प्रारंभ हुआ। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना। और देखिए इसमें सामाजिक सुधार का प्रयास करना ये नहीं है दोस्तों, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य नागरिकों का नहीं है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उनका संरक्षण करना। तो दोस्तों यहाँ पर 1, 2 और 4 इसमें क्या है? सत्य है। 1, 2 और 4 यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन ये यहाँ पे जो प्रश्न करने जा रहे हैं ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से किस बुद्धि के मॉडल या सिद्धांत में जी कारक को बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है? किस बुद्धि के मॉडल या सिद्धांत में जी कारक को बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो माना है दोस्तों स्पीयरमैन का सिद्धांत है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन का सिद्धांत। आगे देखिए, थर्स्टन द्वारा निर्मित प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण में कितने कारक हैं? थर्स्टन द्वारा निर्मित प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण में कितने कारक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 7। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, बीएफ स्कैनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? बीएफ स्कैनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गणितीय गणनाओं पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एल थन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एल थन के बारे में, सॉरी थन नहीं है, ये थर्स्टन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो दोस्तों थन नहीं है, ये थर्स्टन है, ठीक है। पूरा नाम इनका एल थर्स्टन के बारे में कौन सा कथन है वो इसमें सही है वो बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए इन्होंने बुद्धि की व्याख्या करने के लिए अनुक्रमिक मॉडल का प्रतिपादन किया, ये भी गलत हो जाएगा। इन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की, ये एक है दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये एक ही सही है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए क्लासिकी अनुबंधन में प्राणी किन दो के बीच एक नए साहचर्य को सीखता है। क्लासिकी अनुबंधन में प्राणी किन दो के बीच एक साहचर्य को सीखता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक पुराना उद्दीपक एवं एक नई अनुक्रिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित भाषा विकास के सिद्धांत का सबसे प्रबल आलोचक किसे कहते हैं? स्किनर द्वारा प्रतिपादित भाषा विकास के सिद्धांत का सबसे प्रबल आलोचक किसे कहते हैं? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है चोम्स्की को कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चोम्स्की। आगे देखिए गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन कब हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1912 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। आगे देखिए बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने के योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये कथन है ये दोस्तों गिलफोर्ड का कथन है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर गिलफोर्ड का कथन है। आगे देखिए खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो दोस्तों कौन सा गुण विकसित होता है? तो दोस्तों सामाजिकता का गुण विकसित होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर प्रश्न है, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है त्वरण। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा कथन है किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों देखिए रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, बिल्कुल सही है। रुचि व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर का जो कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, गलत दे रखा है। और अपने को क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दूसरा ही नहीं है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए अभिवर्ती है। अभिवर्ती क्या है दोस्तों? अभिवर्ती एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ठीक है, ये नहीं की गई दोस्तों, बाकी तीनों की गई है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं इनको। आगे देखिए आत्म व्यक्ति का वह रूप है जो और जैसा कि व्यक्ति को ज्ञात है। देखिए आत्म व्यक्ति का वह रूप है जो और जैसा कि व्यक्ति को ज्ञात है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? दोस्तों ये जो परिभाषा है ये दी गई है किसके द्वारा बताइए?
तो दोस्तों ये मर्फी की परिभाषा है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों मॉर्गन तथा मुर्रे के द्वारा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अभिवर्ती का निम्न में से कौन सा प्रकार है? अभिवर्ती का निम्न में से कौन सा प्रकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भावात्मक अभिवर्तियां, निषेधात्मक अभिवर्तियां। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रायड। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए सहकारो अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।